जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। इसी सीरीज़ में हमने स्टार्ट कर रखा है स्माइल सेट कक्षा 12 भूगोल के लिए। तो आज आपने दिन में जो पेपर दिया स्माइल सेट 10 का, उसका सॉल्यूशन करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा, और वो बात ये है भी बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर आप हमें बहुत जल्दी सिलेबस करवा दीजिए ताकि हमें रिवीज़न करने के लिए समय मिल जाए। बुरा मत मानिएगा, ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा आप आज भी नहीं पढ़ रहे तो सिलेबस होने के बाद में भी आप शायद अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर इन टेस्ट्स के माध्यम से अगर आप अपना मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे। ये हमारे देश की विडंबना है। आप 11-12 साल से इसी सिस्टम में जिए हो। बस पहले टीचर कैसे भी करके महीने 2 महीने में, कहते हैं ना उसको एक सामान्य भाषा में लोकल लैंग्वेज में, रांद काटना भी, जल्दी से आप रांद कटवा लो सिलेबस की और उसके बाद बार बार घोटे मारते रहो। लेकिन मैंने जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था मुझे वो विद्यार्थी चाहिए जिनके अंदर अपनी लाइफ में कुछ करने का जज्बा हो। इसलिए मैंने आपको प्रेरित किया था और अच्छा लगा मुझे, बहुत से बच्चे मोटिवेट हुए और उन्होंने खुद अपने नोट्स तैयार किए और मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं और साथ में रेगुलर है वो टेस्ट भी दे रहे हैं और सही तरीके से अपना मूल्यांकन भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भी क्या हो जाएगा, क्या लेट हो रहे हैं? सर बोर्ड परीक्षा आ गई। अरे भाई आप तो बड़े अंतर्यामी हो, तो मुझे भी मैसेज करके बता दीजिएगा आप बोर्ड परीक्षा कब करवा रहे हो। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी तो फॉर्म ही भरवा रहा है। उसका मानस तो ये है भी अगर मई जून तक भी ये पेपर हो जाए बोर्ड परीक्षा का तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले उस बोर्ड को तो उम्मीद ही नहीं लग रही भी बोर्ड परीक्षा हम करवा पाएंगे। और आपको ये है भी बहुत जल्दी से आप सिलेबस पूरा करवा दीजिए। एक चीज़ देखिएगा, हर सप्ताह मैं एक चैप्टर को पूरा करने का टारगेट रखता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं चल भी रहा हूं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट सिर्फ एक भूगोल नहीं हैं, आपके अन्य जो 4 सब्जेक्ट और भी हैं। तो मैं चाहता हूं आप सब सब्जेक्ट को बराबर समय देते हुए आगे बढ़े, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में अगर आपको वीकनेस रही तो आपका ऑल ओवर जो परसेंटेज होगी उसमें आप पिछड़ जाओगे। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो 19वां चैप्टर अपना पूरा होने को है, उसके बाद 20वां चैप्टर और 23वां, 24वां और 25वां 4 चैप्टर बचते हैं। यानी मुझे 4 हफ्ते का समय और चाहिए। अगले 4 हफ्ते में मैं आपका ये सिलेबस पूरा करवा दूंगा। अपना हर संडे टेस्ट सीरीज़ का चल ही रहा है। उसके बाद में दोबारा मैं चैप्टर वाइज आपसे रूबरू रहूँगा, कोशिश करूँगा भी उस टाइम लाइव भी मैं आपके सामने रहूँ ताकि आपकी कोई समस्या हो तो वो भी सोल्व हो जाए। तो यानी मैं सिलेबस को रिवाइज भी करवाऊँगा आपके, और टेस्ट सीरीज़ का सेकंड राउंड भी स्टार्ट करूँगा। ये प्रक्रिया मेरी तब तक रहेगी जब तक कि आपके बोर्ड परीक्षा है वो नहीं हो जाती। तो मैं आपको एक यकीन दिला सकता हूँ, अगर आप कंटिन्यू रूप से मेरे से जुड़े हुए हो तो मैं आपको भूगोल विषय में शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपको नाज रहेगा भी हाँ इस सब्जेक्ट में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके लिए मुझे आप सबका एक पॉजिटिव साथ चाहिए। साथ ये भी आप वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाएं। वीडियो में जो बातें बता रहा हूँ मैं नोट्स के हिसाब से ही जो बोर्ड की प्रेजेंटेशन करता हूँ, ताकि बच्चा वीडियो को सुनकर अगर उनको भी अच्छे से उतार लेता है। और साथ में आपको पाठ्य पुस्तक को रीड भी करते रहना है। आप वीडियो सुने, नोट्स बना लें और नोट्स बनने के बाद एक बार फिर वीडियो को सुन लें और उसके बाद आप 1 बार 2 बार पाठ्य पुस्तक को अवश्य रीड करें, क्योंकि हमें पाठ्य पुस्तक को किसी भी हिसाब से छोड़ना नहीं है। किताबों से दोस्ती हमें करनी ही होगी अगर आपका टारगेट मिशन 90+ वाला है भी, अब की बार 90 पार। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे मेरी बात समझ पा रहे होंगे
और जो बच्चे आपको इस तरीके से समस्या क्रिएट करने वाले लग रहे हैं आपके फ्रेंड सर्किल में, तो मैं चाहता हूं मेरा ये वीडियो आप उनको सुनाएं। मेरा उद्देश्य आपको हतोत्साहित करना या नीचा दिखाना नहीं है। हो सकता है आप में थोड़ा सा उतावलापन हो, उस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मुझे पता है भी मेरे स्टूडेंट को कब कितना किस तरीके से क्या चीज़ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, और मैं वो आपके लिए कर भी रहा हूँ और ये आप मानते भी हो। तो जब आपने इतने टाइम साथ दिया है, विश्वास जताया है मेरे पर, तो मैं चाहता हूँ आगे भी वो विश्वास बनाए रखिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपके विश्वास पर भूगोल विषय को लेकर पूर्ण रूप से खरा उतरूँगा। मैंने अपना कीमती जो कह रहा हूँ ना, स्कूल टाइम के बाद का भी पूरा समय मैंने फैमिली को कम और आपको ज़्यादा दिया है। तो कहीं ना कहीं आप मानिए भी मैं आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से आपके सामने आपके पाठ्यक्रम को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर रहता हूँ। रही बात नोट्स की, तो मोनिका मुझे नोट्स प्रोवाइड करवाती है और फिर मैं उसको टेलीग्राम पर सेंड भी कर देता हूँ। और आप ये चाहते हो भी व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भेज सकूं, तो मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। मुझे एक एक स्टूडेंट के हर पर्सन का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि हज़ारों बच्चे अब इस लिंक से जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं हाँ, लेकिन जहां मुझे लगता है भी हाँ इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए बच्चे को, तो मैं अवश्य उस प्रश्न का, एक अच्छे प्रश्न का जवाब देता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाठ के पीछे प्रश्न दिए हुए होते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं, सर इसका उत्तर बताना। अरे क्या चाह रहे हो आप? जो आज तक ऐसा कोई चीज़ मुझे नहीं मिली जो मैंने आपको बताया नहीं, जो या आपकी किताब में जो नहीं हो। हाँ, जहाँ मुझे कोई नई चीज़ या आपको डाउट लगा है, उन बच्चों को मैंने बताया है भी। जैसे अभी आज ही की बात करूं तो एक बच्चे ने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पूछा, सर किताब में तो ये लिखा है, आपने ये बताया। बिल्कुल, तब मैंने बच्चे को कहा, मो बेटा ये मिस्टेक है किताब में और ये सही है जो मैंने वीडियो में बताया है। मैंने हर चीज़ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कोशिश यही रहती है भी मिस्टेक नहीं हो, लेकिन मशीन के साथ हूँ, इस मशीन के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, तो मिस्टेक हो भी सकती है। लेकिन अगर आज तक कोई एक आधी हुई है तो वो मैंने बता भी दिया भी हाँ इसको आप इस तरीके से सही कर लीजिए। और बाकी क्योंकि मैं सुनता भी रहता हूं खुद भी वीडियो, ताकि मुझे पता चल जाए भी कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। फिर भी अगर आपकी हर चैप्टर को लेकर कोई बात अधूरी रह गई हो, आपको लगता है हमें ये चीज़ भी सर से और समझनी है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब हम एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद में जब सिलेबस को रिवाइज करेंगे, तो मैं कोई भी शंकाएं हैं वो आपकी नहीं रहने दूंगा। तो इसलिए आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, दूसरे अपने साथियों को भी मोटिवेट करिए, चैनल से जुड़ें। बार बार सुनने से भी बहुत सी चीज़ें हैं वो आपके याद हो जाएगी। उसके बाद हम प्रैक्टिकल के काम को भी स्टार्ट करेंगे और साथ में जो चैप्टर वाइज हम रिवाइज भी करेंगे, और टेस्ट सीरीज का सेकंड राउंड भी हमें स्टार्ट करना होगा। फिर उसके बाद मैं एक बार फिर बताता हूं आपको भी मैं आपकी बोर्ड परीक्षा तक कंटिन्यू आपके साथ रहूंगा। उसके लिए आपका एक सकारात्मक साथ मुझे चाहिए। मैं सिर्फ आपके लिए हूं यहाँ पर, और आप इसके लिए मुझ पर यकीन कर सकते हो। अब नफ़ा नुकसान वो बाद में पता चलेगा, आपको पता चलेगा बोर्ड परीक्षा के बाद भी मुकेश सर ने आपके लिए तैयारी अच्छी करवाई नहीं करवाई, लेकिन यकीन तो करना ही पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के स्माइल सेट के 10वें पेपर को, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत प्यारे प्रश्न थे, बोर्ड परीक्षा पर आधारित थे। बहुत से प्रश्न हैं वो बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो इन टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैं यही तो बताना चाहता हूं भी बोर्ड में प्रश्न है वो किस तरीके से आते हैं। कई बच्चे ये भी पूछ लेते हैं, सर आप जो ये टेस्ट लेते हो ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? भाई उनके तो चरण भले ही छू लूँ, तो भाई मैं यूं ही थोड़ी माथा मार रहा हूँ। मैं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी ही करवा रहा हूँ, और साथ में मैं ये भी आपको मोटिवेट करता हूँ भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो भविष्य में आप देंगे, वहाँ पर भी यही चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी।
उस टाइम आपको फिर ये आपके मुकेश सर याद आएंगे भी चलो यार सर के वो वीडियो सुन के आते हैं, हमें बहुत फ़ायदा मिला था बोर्ड परीक्षा में और उनका हमें इस कंपटीशन परीक्षाओं में भी फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था आपके लिए, पशु आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, 2 उद्योगों के नाम बताने थे। तो इसमें आप बता सकते हो 2 उद्योग, एक चमड़ा उद्योग और दूसरा ऊन उद्योग। पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम पूछे हैं, तो चमड़ा उद्योग और ऊन उद्योग, आधा प्लस आधा 1 नंबर। अंक प्रदान कीजिए अपने आप को, अगर आपका सही है तो आधा प्लस आधा 1 नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो जो आपने गलत लिखा है उसको काट के वहाँ पर बाद में सॉल्यूशन के बाद सही कर लीजिएगा। अगर जगह यही है तो यही कर लेना, वरना उस प्रश्न को काट के आपको टेस्ट के बाद में दोबारा प्रश्न लिख के वहाँ पर साफ साफ दोबारा उत्तर है वो लिखना है। एक बार फिर कहूँगा भी आप ये जो पेपर देते हो साफ सफाई से दिया करो, क्योंकि आपके पास बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक जो रजिस्टर है वो आपका तैयार हो रहा है, जो आपको बाद में बहुत काम आएगा रिवीजन के समय। दूसरा प्रश्न था, क्या सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है? सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान अपने ही देश का है, जिसका नाम है भारत, इंडिया। तो 1 अंक दीजिए अगर सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, वनों पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। वनों पर आधारित उद्योग का मतलब है जो कच्ची सामग्री आप वनों से लेते हो, उनमें से किन्हीं 2 का लिखना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें कौन से आ सकते हैं, कागज उद्योग आ सकता है, दियासलाई उद्योग, फर्नीचर उद्योग, लाख उद्योग। कागज उद्योग, दियासलाई उद्योग, फर्नीचर उद्योग और लाख उद्योग। इन 4 में से अगर कोई भी 2 आपने लिखे हैं तो आप अपने आप को 1 नंबर है वो दे दीजिए। सीधी सी बात समझिए। हो सकता है आपके दिमाग में कोई और चीज़ आई हो। जो एक चीज़ ध्यान रखिए चाहिए, वन आधारित उद्योग का मतलब क्या है, आपने जो चीज़ बनाई उसको बनाने में जो कच्चा माल यूज किया वो वनों से, जंगलों से प्राप्त किया। अगर उस आधार पे अगर आपने कोई और भी लिखा है तो सही हो सकता है वो। उसके बाद चौथा प्रश्न, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों के वर्गों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, सामान्य प्रश्न। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी आकार के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितने वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। तो वर्गों के नाम लिखने हैं 3 वर्ग। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग, या जिनको वृहत या वृहद उद्योग भी कह सकते हैं। तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, ये 3 नाम आपको लिखने हैं और 1 नंबर देना है। बाई चांस आपके 2 भी सही है तो भी मैं कहूँगा 1 नंबर दे दीजिएगा इस प्रश्न में। 5वां प्रश्न है, क्या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखिए। यहां पर वर्णन नहीं पूछा है क्योंकि 1 ही नंबर का प्रश्न है, तो नाम पूछे हैं तो आपको पता है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपको अच्छे से याद हैं। कोई 4 नाम लिखने हैं, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 बराबर 1। जैसे कौन कौन से, कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन व संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक, सरकारी नीतियां और उसके अलावा सस्ती भूमि, राजनीतिक स्थिरता, बैंकिंग और बीमा की सुविधा। इनमें से कोई 4 कारक भी अगर आपने लिखे हैं तो आप अपने आप को 1 में से 1 नंबर दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था कि यदि आपको कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाना हो तो आप किन उद्योगों का चयन करेंगे। यदि आपको कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाना हो तो आप किन उद्योगों का चयन करेंगे। देखिए, आपकी एक टॉपिक है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। आपने पढ़ा है 5 प्रकार के, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित जो उद्योग है, और वनोत्पाद आधारित उद्योग है, और पशु आधारित जो उद्योग है। ये 5 प्रकार पढ़े हैं। तो आप अब अपनी इच्छा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो भी कच्चे माल पर आधारित में कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वनोत्पाद और पशु आधारित उद्योगों का इनमें से किसी उद्योग का चयन करूंगा।
और अगर आपने ये नहीं लिखा, उद्योगों के नाम लिख दिए हैं तो भी सही है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, रेशमी उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, रेल इंजन उद्योग हो गया, कृषि औजार उद्योग हो गया, या पेट्रोकेमिकल्स उद्योग हो गया, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सिलाई उद्योग जो हमने पढ़े, चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, इनको भी आप लिख सकते थे। तो कोई भी आप इनमें से जैसा आपको अच्छा लगे 3-4 बातें आपको इसमें लिख सकते थे, क्योंकि एक ही नंबर का प्रश्न था। तो आप 2 लिखे हैं तब भी 1 नंबर दे दीजिए, इससे ज़्यादा लिखे हैं तब भी आप। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको प्रश्न समझाना है भी प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, ताकि आप एक बार अच्छे से राउंड लगा लें अपने इसी चैप्टर का, और भविष्य में जब रिवाइज करें तब आपके ये प्रश्न दिमाग में चलने चाहिए भी हाँ इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप खुद भी पढ़ते समय नए नए प्रश्न है वहां बना सकोगे। 7वां प्रश्न है कि आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। आकार के आधार पर आपको पता है 3 उद्योग थे, कुटीर, लघु और बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये बड़े पैमाने के उद्योग से ये प्रश्न लिया गया है कि आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता। एक विशेषता अगर आप अच्छे से लिख सकते हो तो वो लाइन आपको मिलेगी, उत्पादन में विशिष्टीकरण। बड़े उद्योगों की एक खासियत होती है वो किसी एक ही चीज का निर्माण करते हैं, और उस जब एक ही चीज का निर्माण करेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसको वो निर्यात भी करेंगे। तो बड़े पैमाने के उद्योगों की 3 विशेषता पूछ लेता आपसे तो आप लिखते भी उत्पादन में विशिष्टीकरण, उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान, और तीसरा आप लिख सकते थे उत्पादित माल को निर्यात करना। ये बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको लिखनी हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा भी आपको ये लिखनी है, उत्पादन में विशिष्टीकरण। उत्पादन में विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये लिखा है तो 1 नंबर आप दीजिए। और वैसे मैंने आपको 3 विशेषताएं बता दी भी, उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान, उत्पादन में विशिष्टीकरण और उत्पादित माल को निर्यात करना। ये 3 ऐसी बड़े पैमाने के जो उद्योग है उनकी विशेषता होती है। तो उत्पादन में विशिष्टीकरण ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इस आधार पर आप अंक प्रदान करें और आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न है कि जापान में स्थानीय कच्चे माल की न्यूनता के बावजूद भी वहां लौह इस्पात उद्योग विकसित है, क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको मैंने अच्छे से वीडियो में बताया भी है ये चीज भी, जापान में लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल बहुत कम है लेकिन फिर भी समृद्ध है वहां पर। तो कारण पूछा है तो आप कम से कम 2 कारण इसमें आपको लिखना चाहिए। एक है वहां की उत्कृष्ट तकनीक, यानी अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास, यातायात के साधनों की सुविधा है, पर्याप्त पूंजी है वहां, और सरकारी नीति है जो प्रोत्साहन करती है, यानी प्रोत्साहन करने वाली सरकारी नीतियां हैं। इस वजह से जापान में लौह इस्पात उद्योग विकसित है। तो आप उत्कृष्ट तकनीक, यातायात के साधनों की सुविधा, पर्याप्त पूंजी और सरकारी नीति, 4 पॉइंट है इसके, कोई 2 लिख दिए हैं तो सही मानिए अपने आप को और 1 नंबर दे दीजिए। 9वां प्रश्न है कि रेशम कीट, आपको पता है उस रेशम कीट का नाम है बायोक्जिमू है, का पालन कहाँ किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रेशम कीट का पालन शहतूत के पत्तों पर किया जाता है। तो उत्तर है इसका शहतूत के पत्तों पर। नंबर दीजिए अपने आप को। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है 10वां, अमेरिका का रेशम नगर किसे कहा जाता है? अमेरिका का रेशम नगर है वो पैटरसन नगर को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पैटरसन नगर, पैटरसन नगर को अमेरिका का रेशम नगर कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि विश्व में एल्यूमिनियम उद्योग मुख्यतः कहां स्थापित किए जाते हैं? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत वाले चैप्टर में भी एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ेंगे, वहां भी ये प्रश्न बनता है। तो विश्व में एल्यूमिनियम उद्योग मुख्यतः कहां स्थापित किए जाते हैं? इसका उत्तर होता है सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में। सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में एल्यूमिनियम उद्योग है वो स्थापित किए जाते हैं। और अगर आपने सिर्फ इतना भी लिखा है विद्युत या बिजली जहां आसानी से मिल जाती है, विद्युत जहां आसानी से मिल जाती है उन क्षेत्रों में, तब भी आप सही। और आप विश्व के हिसाब से अच्छे से एक लाइन लिखना चाहें तो यही है सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में, यानी जहां, क्यों? क्योंकि इस उद्योग में
1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए लगभग 20 से 24,000 किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ऐसे उद्योग वहां स्थापित किए जाते हैं जहां आसानी से बिजली है वो हमें मिल जाती है। तो ये थे 1-1 नंबर के प्रश्न। अब बात करते हैं 2-2 नंबर के प्रश्नों पर। और प्रश्न है अपना कि द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो पहले आपको 1 नंबर में परिभाषा देनी है भी द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे द्वितीयक व्यवसाय, अंडरलाइन करेंगे और उसमें लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। 2 उदाहरण देने हैं। तो कोई भी आपके इस चैप्टर में 10 उद्योग आपने पढ़े हैं, इंजीनियरिंग, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक, शक्ति, वस्त्र, भोजन, पेय पदार्थ, धातु क्रम वाले, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन और संचार उद्योग, इन ये बातें इसमें आई है। तो कोई भी आप 2 उदाहरण इसमें दे सकते हो। आपने चाहे विनिर्माण उद्योग लिख दिया, निर्माण उद्योग लिख दिया, कोई भी 2 उद्योग, चाहे 7वें चैप्टर में आपने जो क्लासिफिकेशन में नाम पढ़े वो 2 लिख दें, या इन जो इस चैप्टर में 10 उद्योगों के बारे में पढ़ा उनमें से कोई 2 लिख दिया, तब भी आप अपने आप को आधा प्लस आधा 1 नंबर। तो 1 नंबर की परिभाषा हो गई और आधे आधे नंबर के 2 उदाहरण हो गए 2 नंबर। इस प्रकार से आपको अपने आप को देना है। उसके बाद अपना प्रश्न है कि चीन के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों को लिखना है। बहुत अच्छा ये प्रश्न देने का उद्देश्य है ताकि आपको पता चले। इस प्रकार से जापान का भी पूछ सकते हैं, अमेरिका का भी पूछ सकते हैं। चीन के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के बारे में आपको बताना है। 2 नंबर का है और आपकी अपनी किताब में मुख्यतः आपने 3-4 प्रकार पढ़े हैं, तो आप 2 का भी अगर लिखोगे तब भी सही है, 1+1। अब आपको क्या लिखना है, चाइना में आप क्या लिखोगे, नंबर 1 मंचूरिया क्षेत्र आप लिखोगे, चीन के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, फिर लगाएंगे नंबर 1 मंचूरिया क्षेत्र, जिसमें आप लिखोगे चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है और यहां अनशान और फुशुन, या सिर्फ सीधा लिख दे मंचूरिया क्षेत्र, आगे अनशान और फुशुन क्षेत्र प्रमुख केंद्र है। दूसरा आप लिख सकते थे उत्तरी चीन क्षेत्र, जिसमें आपको पता है वहां कोयले की 2 खानों के नजदीक लगाया जाता है, सांसी और शेंसी, वो भी लिख सकते हो। वरना अगर वो नहीं लिखे तो आप उत्तरी चीन क्षेत्र लगा के उसमें लिखोगे पाओटाओ, बीजिंग और टिटसिन। पाओटाओ, बीजिंग और टिटसिन, ये 3 नाम है, तो कोई 2 लिख दिए तब भी सही है। और अगर आपने 2 क्षेत्र का इस प्रकार लिख दिया है तो 1+1, वरना उसी हिसाब से आपने जितना लिखा है नंबर अवश्य काट लीजिए ताकि आपके याद रहे। उसके बाद यांगटिक सिकियांग घाटी क्षेत्र का लिख सकते हो, वुहान, संघाई, हेकाऊ, चुंगकिंग, ये है। तो इन में से कोई भी आपने 2 पॉइंट लिख दिए हैं तो ठीक है। और अब जैसे हो सकता है कुछ क्षेत्र बच्चों ने सीधे नाम लिख दिए हों भी, वुहान, शंघाई, चुंगकिंग, आप देख लें अगर आपके कोई 3-4 नाम वैसे एक लाइन में ही सही है तो आप आधा नंबर दे देना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस प्रकार से ही लिखें, मंचूरिया क्षेत्र, फिर उसके क्षेत्र उत्तरी चीन क्षेत्र, फिर उसके आगे पाओटाओ, बीजिंग, टिटसिन, यांगटिक सिकियांग घाटी क्षेत्र, वुहान, संघाई, हेकाऊ, चुंगकिंग लिखें। अन्य केंद्र लिखें तो कैंटन, कुनमिंग, चुंगचिंग और सिंगटाओ आ जाते हैं। तो 4 अन्य केंद्र यांगटिक सिकियांग, उत्तरी चीन और मंचूरिया 4 हो गए। किन्हीं 2 का लिखा है तो 1+1 2 नंबर आपने आपको दे दीजिए। उसके बाद आता है प्रश्न 14वां, सरकारी नीतियां किस प्रकार किसी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए। आपका जो प्रश्न है ना भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये बड़े प्रश्न के रूप में इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपको कम से कम 4-5 पॉइंट अच्छे से तैयार करने हैं। अब 4-5 तो आप वैसे तैयार कर लो, बाकी को आपको समझना भी है। ये प्रश्न देने का मेरा उद्देश्य ये था भी इस प्रकार से भी 4 का वर्णन नहीं पूछकर किसी एक का 2 नंबर में पूछ सकता है। जैसे मैंने जो लगभग अंतिम पॉइंट है वहां से प्रश्न बना लिया भी सरकारी नीतियां किस प्रकार उद्योग के स्थानीयकरण को यानी उसकी अवस्थिति को प्रभावित करती है। 2 नंबर का है तो 2 बात ही उसके अंदर है, वो दोनों बात आपको लिखनी है उसके अंतर्गत। पहली बात क्या है, यदि किसी देश की सरकार वहां उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियां वहां उद्योग नहीं लगा पाएगी, एक बात ये लिखनी है। दूसरी आपको क्या लिखनी है, यदि सरकार है टैक्स में छूट या अन्य सुविधाएं देती है
तो उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये 2 पॉइंट इसमें आपको लिखने हैं और 1+1 2 नंबर की। तो इस प्रकार से भी आपको इन पॉइंटों को समझना है और दिमाग में सेट करना है। किताबी भाषा रटने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे जो ये कहते हैं ना सर बहुत ज्यादा हो जाता है मैटर, याद नहीं रहता, क्योंकि आप रट्टे मारते हो। आप पॉइंट को समझे, उसमें से जो काम की बात है वो याद रखिए और बड़े प्रश्नों में हम अपनी ही भाषा में लिख सकते हैं इजी तरीके से। और अब है अंतिम प्रश्न जो कि 3 नंबर का है कि आपके अनुसार लौह इस्पात उद्योग किस अनुकूल स्थान पर स्थापित किया जा सकता है और कोई 3 स्थिति लिखिए। ऐसा ही प्रश्न अपना उद्योग वाले चैप्टर जो 19वां है वहां भारत के लिए भी बन सकता है यही प्रश्न। इसमें भारत विश्व कुछ भी नहीं दिया है, तो आप इसे भारत वाले चैप्टर का माने चाहे आप विश्व वाले चैप्टर का मान लीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है कि आपके अनुसार लौह इस्पात उद्योग किस अनुकूल स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। 3 स्थिति, तो 3 स्थिति है इसकी महत्वपूर्ण। एक तो क्या है, कोयले की खानों के पास, जो इसके लिए कच्चा माल चाहिए उनके आसपास ही लगाए जाते हैं, कोयले की खानों के पास। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, लौह अयस्क की खानों के पास, जहां लोहा मिलता है तो लोहे की खानों के पास। और तीसरा है कोयले और लोहे की खानों के मध्य भी, एक जगह एक साइड में लोहा है और एक साइड में किसी जगह जो अपना कोयला मिल रहा है, तो दोनों के बीच की किसी लोकेशन पर। तो 3 स्थिति हो गई, कोयले की खानों के पास, दूसरा लोहे की खानों के पास जहां अयस्क मिलता है, लोहा अयस्क मिलता है, और तीसरा लोहा अयस्क और कोयले की खानों के मध्य। तो ये 3 स्थितियां इसके अंतर्गत बनती है और तीनों स्थितियां लिखी है, तो 1+1+1 बराबर 3 नंबर आप अपने आप को दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक बार सरसरी नजर से आप दोबारा कॉपी पर राउंड लगा लें और नीचे टोटल कर लें। और जब भी स्कूल ओपन हो और आप स्कूल में गाइड लेने के लिए जब टीचर के पास जाएं तो अपने इस कॉपी को चेक भी करवाएंगे। और इस वीडियो के सॉल्यूशन में आपको आपका नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अपने अंक हैं वो मेरे से साझा करने हैं, ताकि रिजल्ट के वीडियो में हम आपके नाम का भी अनाउंस है वो कर सकें। उम्मीद करता हूं आज के इस पेपर के सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझे होंगे, किस प्रश्न में किस प्रकार से कितना उत्तर देना था ये भी आप समझे होंगे। और अब मैं आपको बता देना चाहूँ, अगला जो पेपर है अगले संडे को नहीं होकर उससे अगले संडे को होगा, क्योंकि हम स्माइल सेट 11 का जो पेपर ले रहे हैं उसमें भूगोल के संपूर्ण खंड ए को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के साथ ही अपना खंड ए भाग जो आपका है राजस्थान बोर्ड का और सीबीएसई की बात करूं तो उनकी एक किताब पूरी हो गई है। उसमें 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 12वां जो नवीनतम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलेगा। अगला पेपर आपका 22 नवंबर को होगा। नेक्स्ट जो संडे आ रहा है दीपावली का अवकाश के कारण मैंने पोस्टपोन किया है और अब मैं आपको 15 दिन का टाइम दे रहा हूं खंड ए के रिवीजन के लिए। जो बच्चे अपनी तैयारी को मैं चाहता हूं पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी इन एक बार अच्छे से इनको रीड जरूर कर लें और पेपर जरूर दें। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने साथियों को आप मोटिवेट करके इस टेस्ट से जोड़िए, ताकि आपको आपकी तैयारी का थोड़ा सा मूल्यांकन करने का मौका मिल सके, आप पता चल सके भी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और उस दौरान आप अपने इन टेस्ट जो आपके हो चुके हैं इनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है एक आधा प्रश्न रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो एक बार सभी को आप अच्छे से दोहरान कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसके लिए मोटिवेट आपको करना है। और एक चीज़, इस रिवीजन की बात जो मैंने कही है ये नहीं हो भी आप खाली रिवीजन ही करते रहें। आपके डेली अब वीडियो आएंगे, एक वीडियो डेली में 25-30 मिनट का भूगोल का आएगा, तो आपको सिलेबस को भी आगे बढ़ाते रहना है, वीडियो को सुनना है और उसको अपनी नोट्स की कॉपी में भी उतारना है। क्योंकि अब एक चीज़ आप सब बच्चों को एक और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा, आपको अब नोट्स तैयार करना अनिवार्य हो गया है। क्योंकि अगर स्कूल देरी से खुले तो आपके टेस्ट हो सकता है नए हो, स्कूल वाले जो टेस्ट हाफ ईयरली का क्या सिस्टम रहेगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो आपके हो सकता है ये जो आपका जो रजिस्टर है स्कूल से जो 20% नंबर जो भेजे जाते हैं वो आपके इन्हीं नोट्सों के आधार पर या प्रश्न उत्तरों के आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसा आदेश बोर्ड की तरफ से जारी किया जा सकता है।
तो मैं चाहता हूं भी बाद में आप होच-पोच होंगे, आप अच्छे से अपने रजिस्टर के अंदर नोट्स बना लीजिए, उस कॉपी पर जिलद वगैरह अच्छे से चढ़ा के अपना नाम वगैरह बढ़िया लिख के और टाइम टू टाइम पर अपने टीचर से उन पर सिग्नेचर भी आप करवाते रहिए। हो सकता है आपके 20 नंबर जो 20% नंबर हैं वो इसी पर आधारित कर दे बोर्ड, तो फिर बाद में आप पर लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फिर रिकॉर्ड बन जाएगा, दस्तावेज बन जाएगा स्कूल का, क्योंकि ये कॉपी फिर आपकी स्कूल के अंदर जमा हो जाएगी, ये एक दस्तावेज हो जाएगा आपका। तो इसको अच्छे से मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। किसी प्रकार की आप लापरवाही नहीं करें, जागे तभी सवेरा। अगर आप आज तक आपने नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा, आपके लिए ही कर रहे हैं, कल को कहीं आपको अफसोस नहीं रह जाए भी हाँ यार हमें सर ने तो कहा था लेकिन हम ही मूर्खता कर बैठे। आज कोई है जो आपसे दूर बैठा है, एक टीचर की हैसियत से, एक गुरु की हैसियत से आपको समझा रहा है। आप इन बातों को नकारात्मक लेने की बजाय इसमें सकारात्मकता ढूंढिए, अच्छी बातें ढूंढिए भी हाँ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं एक हक से आपको कह रहा हूं और आपके फायदे के लिए हैं, कहीं आपको भविष्य में पछताना नहीं पड़े। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे मेरी इन बातों से अवश्य सहमत हुए होंगे और कोई नाराज़गी आपके मन में नहीं रहेगी और एक सकारात्मकता आपके दिमाग में आएगी और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, नोट्स बनाएंगे और टेस्ट भी देंगे और पाठ्यपुस्तक भी पढ़ेंगे, क्योंकि तभी तो पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।